हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय अनूप सर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस। इससे पहले हमें स्क्यूनेस क्या होता है ये स्टडी कर चुके हैं हम। आज हम क्या करेंगे इसके मेथड्स के। जैसे डिस्पर्जन के हमने 6 मेथड किए थे, वैसे ही स्क्यूनेस के हमारे पास 4 मेथड हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला आता है कि 4 मेथड कौन कौन से हैं या मेथड होता क्या क्या सिस्टम है स्क्यूनेस के रिगार्डिंग। तो इन मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है कि जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ना हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी या कर्व को 2 सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड ना किया गया हो। जैसे हमने कल किया था कि स्क्यूनेस का मतलब होता है या तो पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा या फिर नेगेटिव स्क्यूनेस, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी एक साइड होता है, या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, मतलब सेंटर में नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बोला कि जो स्क्यूनेस है उसके भी एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों ही मेजर होते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट मेथड अलग हैं और आपका रिलेटिव मेथड्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ल पियर्सन मेथड। ये इस टॉपिक का या आप बोलो स्क्यूनेस में सबसे इम्पोर्टेंट ही मेथड ये है। अगर मैं 4 मेथड्स की बात करता हूँ तो ये किसने दिया था? गिवन बाय कार्ल पियर्सन ने दिया था। ये जो बेस है वो बेस है किस किस पर? फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों पर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है आपका? मीन, मीडियन, मोड, और सेकंड ऑर्डर में क्या होता है? इसकी हेल्प से जब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस को मेजर करने के रिगार्डिंग, वो बेस है आपका मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर। अब बात आती है जी एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। मोस्टली रिलेटिव मेजर का ज़्यादा यूज किया जाता है, चाहे वो स्क्यूनेस से रिगार्डिंग हो, चाहे डिस्पर्जन के रिगार्डिंग हो आपका। लेकिन फिर भी हमें ये तो पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मेजर होता क्या है। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मान ले कोई भी सीरीज है, सीरीज एक्स 2, 4, 6, 7, 8, 10 ऐसे दे रखा है, तो ये सीरीज होगी एक। अब इस सीरीज में अगर हम इसका मीन निकालते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं या आपका स्क्यूनेस निकालते हैं, डिस्पर्जन निकालते हैं, अगर उसी में से आंसर आए, यानी कि अगर आपकी सीरीज रुपीज़ में है और आंसर भी रुपीज़ में ही आए, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजर। और अगर आपको क्या करना है, परसेंटेज या रेशियो की फॉर्म में निकालना है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर। हमने वहाँ पहले पढ़ा, वहाँ भी और यहाँ पर भी। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों वर्डों का आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है? अगर आप दो उन सीरीज का कंपैरिजन कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती है, यानी कि दोनों सीरीज रुपीज़ में है, सीरीज एक्स भी रुपए में, सीरीज वाई भी रुपीज़ में, तो इससे कंपैरिजन कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर एक सीरीज एक्स रुपीज़ में दे रखी है और वाई डॉलर में दे रखी है, तो हम उसका कंपैरिजन अगर हम करना चाहते हैं, उस दोनों सीरीज से हम ये देखना चाहते हैं कि इनका मीन कितना आता है, मीडियन कितना आता है, या फिर आपका बोल सकते हैं हम डिस्पर्जन कितना आता है, स्क्यूनेस कितना आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आता है, तो उसके लिए रिलेटिव मेजर की हेल्प हमें लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जो यूनिट है उसी की फॉर्म में आंसर आता है, और इसमें रेशियो या परसेंटेज की फॉर्म में। अब देखिए स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन का मेथड क्या है एब्सोल्यूट मेजर में? मीन माइनस मोड। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर आप ये कौन सा मोड है ना, तो यहां पर जो अगर मोड क्या दे रखा हो सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर बाई मॉडल हो, बाई मॉडल का मतलब होता है जब एक ही सीरीज में जो मोड होता है वो एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अगर 2 मोड आ जाए किसी सीरीज में, तो उसको हम बोलते हैं इल डिफाइंड, कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते भाई किसको प्रेफर करें। ठीक है, तो उस कंडीशन में जहां पर मोड को डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है, वहां पर हम मोड की बजाय किसका यूज करते हैं? मीडियन का। तो फॉर्मूला क्या होगा? 3 मीन माइनस मीडियन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों फॉर्मूले किसके हैं? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन। अब बात आती है कि रिलेटिव मेजर क्या है। जो एब्सोल्यूट मेजर आया है दोनों में, अगर उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है जी? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। किसके द्वारा? कार्ल पियर्सन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या था? मेथड किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने दिया। किसके ऊपर बेस है जी? इसको फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, या मीन, मीडियन, मोड और
स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला क्या होता है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। ये कोफिशिएंट की रेंज है रेशियो में या परसेंटेज में, इसकी रेंज क्या होती है। अगर नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल का मतलब जैसे ये हो गया एब्सोल्यूट में एक्स मीन माइनस जेड वाला या कोफिशिएंट ऑफ ये, अगर ये नॉर्मल है तो रेंज कितनी जाएगी, -1 से +1 के बीच में आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये क्या है बाई मोडाल है या आप बोल सकते हैं मोड को डिफाइन हम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में जो ये रेंज है या कोफिशिएंट वेरिएशन है, जो ये परसेंटेज में आंसर आता है वो आता है +-3 के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्ल पियर्सन मेथड। हो जाएगा ना याद। क्या क्या याद करना है कि किसने दिया, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, एब्सोल्यूट का फॉर्मूला और रिलेटिव का फॉर्मूला, उसके बाद इसका रेंज, तो ये रेंज याद रखना आपको। नेक्स्ट वन आता है फिर बाउले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, किसने दिया, प्रोफेसर A.L. बाउले ने। किसके ऊपर बेस है जी, क्वार्टाइल। किसके ऊपर बेस है, क्वार्टाइल के ऊपर बेस है। तो ये याद रखना है कि जो ये बेस है क्वार्टाइल। कार्ल पियर्सन में मीन, जहां पर मीन आ जाता है इसका मतलब ये सभी की सभी जो सीरीज के अंदर वैल्यूज दी गई है, आइटम्स दी गई है, उनके ऊपर बेस होता है। यानी कि ये जो मेथड है ये पूरी की पूरी, यानी इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, यानी कि सभी आइटम्स पर, सभी वैल्यू पर बेस होता है। लेकिन जहां पर क्वार्टाइल का यूज आ जाता है तो इसका मतलब ये सिर्फ 50% वैल्यू पर बेस होता है। कितने पर, 50% पर। हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन जब हमने मेजर मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ा था तो उसमें किया था। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है जब कोई भी सीरीज दे रखी है, सीरीज x 1 to 5 दे रखी है, तो उसमें सिर्फ 50% वैल्यू को जो डिनोट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, क्वार्टाइल। तो ये कितना है, 100% वैल्यू पर बेस होता है जो सीरीज में दी गई है। ये कितने पर, 50% पर। तो इसने किस पर बेस है, क्वार्टाइल पर। तो जो बोले उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया है स्क्यूनेस निकालने का, Q3 + Q1 - 2 मीडियन। अब देखिए ये आया कैसे, तो आपको याद नहीं करना। अगर आपको याद हो तो जब हमने पढ़ा था कि स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था 4 ही पॉइंट हमने किए थे। कब, अगर मीन मीडियन मोड बराबर नहीं है तो स्क्यूनेस है, अगर बराबर है तो स्क्यूनेस नहीं है, फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो होता है। ठीक है, और एक आपको याद हो तो हमने क्या था, Q3 - मीडियन बराबर मीडियन - Q1, एक हमने ये किया था। ठीक है, अगर ये बराबर है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये स्क्यूनेस है या फिर एसिमेट्रिक है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर, यानी कि इसी फॉर्मूले के बेस पर बाउले ने ये फॉर्मूला बनाया। कैसे, इन दोनों को अगर हम इस साइड ले आए, Q3 अगर ये Q1 माइनस वाला इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और M प्लस का तो इस साइड आएगा माइनस का। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से इसने क्या किया, ये फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो जो काम का है सिर्फ आपको वही याद रखना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आपको याद करवाया है। अब बात आती है, ये फॉर्मूला तो लगा दिया, अब इसका जो रिजल्ट आएगा उससे हमें पता चलेगा कि स्क्यूड है, स्क्यूनेस है या नहीं है तो कहाँ पर है, कितनी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो देखिए अगर इससे आंसर, इसके थ्रू अगर आंसर आता है 0, क्या आता है, 0। इफ द रिजल्ट इज 0 इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस। अगर रिजल्ट 0 आता है इसका मतलब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल पार्ट में हुआ है, यानी कि हाफ फ्रीक्वेंसी कहाँ है, राइट साइड, और हाफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, लेफ्ट साइड हुआ है। ठीक है, अगर 0 आंसर आता है इसका मतलब स्क्यूनेस नहीं है। अगर आंसर आता है पॉजिटिव में तो पॉजिटिव स्क्यूड है, अगर आंसर आता है नेगेटिव में तो नेगेटिव स्क्यूड। किससे, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो आंसर आएगा उसके बेस पर हम बताएंगे स्क्यूनेस कैसे। वैसे अपना टॉपिक ही क्या है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस, ये बताना कि भाई स्क्यूनेस है इस सीरीज में या नहीं है। जैसे सीरीज x 1 to 10 ले लो, उसमें स्क्यूनेस है या नहीं, यानी कि उस सीरीज को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या शेप आती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी शेप क्या होती है। ठीक है, यही सारा मेजर कर रहे हैं हम इसमें। ये एब्सोल्यूट मेजर था। फिर आता है रिलेटिव मेजर। अगर आपको आंसर परसेंटेज या रेशियो की फॉर्म में चाहिए तो क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट भी होता है। तो कोफिशिएंट बोल लो, रिलेटिव बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, स्क्यूनेस तो जो आपके पास यहां पर आता है एब्सोल्यूट वाला, उसको हमने डिवाइड करना है Q3 - Q1।
जो जहां पर Q3 और Q1 ये दोनों मिलकर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 50% आइटम को दिखाते हैं हमें। ठीक है, अब बात आती है कि नोट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जी, इसकी रेंज भी या इसका आंसर भी कोफिशिएंट वाले का किस में आएगा, +-1 में आएगा। तो मोस्टली सभी में +-1 आता है आपका मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्यूनेस में। बस सिर्फ एक ही याद क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है जी, कार्ल पियर्सन वाले में अगर बाइमोडाल है या इल डिफाइन है, मोड को डिफाइन नहीं कर पाते तो +-3 आता है। ठीक है ना, इजी सा, बिल्कुल इजी मेथड है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से बनता है। नेक्स्ट फिर आता है केली मेथड। ठीक है, ये किस पर बेस होता है, जैसे ये किस पर बेस था, ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक सीरीज में अगर 100% आइटम है तो 100% पे बेस। ये क्वार्टाइल मतलब 50%, क्योंकि इसमें से हम क्या करते हैं, Q3 - Q1 तो 50% आइटम लेते हैं। ठीक है, ये 75 को रिप्रेजेंट करता है, ये 25 को रिप्रेजेंट करता है, तो 75 - 25 50%। अब आता है केली मेथड, बेस्ड ऑन 2 एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल आप ये बोलो कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है ना, 2 सीरीज होता है, वैसे 5 होता है इकोनॉमिक्स में, वैसे इसी के थ्रू, यानी कि बेस्ड ऑन 2 एक्सट्रीम। किस किस के ऊपर बेस है जी ये मेथड, जी ये मेथड बेस है डेसाइल एंड परसेंटाइल। किसके ऊपर बेस है, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ये किसके ऊपर बेस था, क्वार्टाइल के बेस, और ये किसके ऊपर बेस था, ऑल ऑब्जर्वेशन 100% आइटम्स के बेस पर। ठीक है, तो इट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड एंड बाउले, यानी कि इन दोनों का इसने मिलाकर एक फॉर्मूला नया बना दिया केली मेथड ने। ठीक, इसका कार्ल पियर्सन प्लस बाउले दोनों मेथड का यूज इसने किया है। क्या क्या है इसके अंदर, कार्ल पियर्सन किसके ऊपर बेस होता है, कार्ल पियर्सन बेस्ड ऑन दी, ये थोड़ा हाँ मिस्टेक, इसको यहां से करो जी, कार्ल पियर्सन वाला तो कितने पर है, 100% पर, और ये बाउले वाला कितने पे है, 50% पर। ये थोड़ा ठीक कर लेना, कार्ल पियर्सन बेस्ड ऑन ऑल दी आइटम्स ऑफ द सीरीज, यानी कि 100% आइटम पर बेस है। मैं लिख देता हूं साथ में 100% पर, और जबकि बाउले मेथड किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द मिडल 50% ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज, मिडल 50%। ठीक है, जैसे मिडल कैसे, देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो थोड़ा, हाँ, अगर ये लाइन है कोई भी, अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें कितने डॉट लगाने पड़ेंगे, 3, 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गया, 0। ठीक है, ये किसका हो गया, 100%। ठीक है, ये 0%, ये 100%, तो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। Q4 का मतलब 100% ही होता है। अब बात आती है जी, ये 50% को कैसे डिनोट करता है जी, क्योंकि हम एक तो ले रहे हैं Q3 और एक ले रहे हैं Q1। ठीक है, अगर Q3 में से Q1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, Q2, यानी कि 50% को डिनोट कर रहा है। हो जाएगा याद। तो केली मेथड में क्या है जी, डेसाइल और परसेंटाइल पर ये डिपेंड करता है। दूसरा, इसने दोनों मेथड को कंबाइन किया है। तीसरा, केली स्क्यूनेस एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ द बोथ द बेसिस ऑफ डेसाइल एंड परसेंटाइल आर द सेम रिजल्ट, यानी कि अगर आप परसेंटाइल यूज करते हो उससे जो स्क्यूनेस आएगा, और डेसाइल यूज करते हो उससे जो स्क्यूनेस आएगा, चाहे वो एब्सोल्यूट में हो चाहे वो रिलेटिव में हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। किसका, अगर डेसाइल से आपने एब्सोल्यूट निकाला या डेसाइल से रिलेटिव निकाला, वैसे ही परसेंटेज से आपने एब्सोल्यूट निकाला, परसेंटेज से रिलेटिव निकाला, तो इनका आंसर क्या होता है, सेम ही होता है, परसेंटेज और डेसाइल का। देखिए आगे, एब्सोल्यूट मेजर में फॉर्मूला क्या होता है, P90 ने परसेंटाइल 90 और P10 -2 मीडियन। ठीक है, अगर इसको या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो परसेंटाइल वाले से, या फिर डेसाइल वाले से निकाल लो। ठीक है, वैसे ही इसको कोफिशिएंट वाला हो जाएगा। तो इसकी रेंज भी कितनी है, +-1। तो मोस्टली सबकी रेंज ही +-1 है। तो जैसे मैंने ये किया है क्वार्टाइल वाला, वैसे ही आप उसको भी कर सकते हो। अगर आपने पहले ये किया हो, या मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि जी परसेंटाइल वाला कैसे होता है। ठीक है, हाँ जी, इसको कर दो ना ये रेंज में। अब ये देखिए परसेंटाइल, जैसे 0%, 100%। ठीक है, इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं 99 तक, जैसे इसमें चलेगा 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा 50 या 99 तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, P99 P
1 को डिनोट कर रहा है। तो ये हम क्या करते हैं 100% पे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट ही हो जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं उससे एक पहले वाली, इसी पर का P1। तो P99 अगर डेसाइल की बात करता हूँ तो उसमें 10 पार्ट होते हैं, तो 10 होते हैं, उसको 9 डॉट से डिनोट करते हैं। ये किसका कर देगा, पूरे 10 को, ये 0 को, और ये आपका D1 को। तो यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं D9 तक, तो D9 माइनस D1, तो ये आपका डिसाइल वाला हो जाएगा। यानी कि आप या तो परसेंटाइल वाला मेथड यूज कीजिए या फिर रिलेटिव वाला, दोनों से आंसर क्या होता है, सेम आता है। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ मेथड और लास्ट मेथड भी है मेजरिंग स्क्यूनेस का, मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मूवमेंट होता क्या है। मूवमेंट का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कितना मूवमेंट है, कितनी हलचल है, वो जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मूवमेंट का यूज करते हैं। और ये किस लिए यूज किया जाता है कि किसी भी करो की पीकनेस कितनी है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से वो ज़्यादा है या कम। हम ये ज्यूम करते हैं कि ये अपने पास क्या है, नॉर्मल करो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है, ऐसे कुछ भी, ठीक है, कम लगाओ या इससे फिर ज़्यादा लगाओ, ये कितना है, ये शेप जो क्या है। तो ये क्या करता है, इट इज द कंसेप्ट इज हाईली यूजफुल टू मेजर एसिमेट्री एंड पीकनेस ऑफ दी करो। एसिमेट्री का मतलब होता है जहां पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यानी कि फ्रीक्वेंसी या तो राइट साइड ज़्यादा होती है, लेफ्ट साइड ज़्यादा होती है, इसको हम स्क्यूनेस भी बोलते हैं। अब आता है 3 मेथड्स, 3 बेसिस ऑफ डिफाइनिंग मूवमेंट। अब मूवमेंट को ही पढ़ रहे हैं हम, मूवमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन सा, मूवमेंट अबाउट मीन, जिसको हम सेंट्रल मूवमेंट भी बोलते हैं। सेकंड आता है मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन, इसको हम नॉन सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं। और लास्ट वन आता है मूवमेंट अबाउट जीरो, उसको भी हम नॉन सेंट्रल मूवमेंट बोलते हैं। यानी कि आप ये मान सकते हो कि मूवमेंट में 2 तरह का होता है, एक तो सेंट्रल मूवमेंट और एक नॉन सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट में हम सिर्फ मीन को लेते हैं और नॉन सेंट्रल मूवमेंट में हम अज्यूम्ड मीन एंड जीरो को लेते हैं। तो अभी करते हैं हम ये। तो वैसे तो मूवमेंट आप कितने भी ले सकते हो, 1 to इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ 4 ही मूवमेंट लेके चलते हैं, या प्रैक्टिकली जो हम क्वेश्चन करते हैं 4 ही मूवमेंट का। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू, म्यू से। ये ग्रीक लेटर है। तो फर्स्ट मूवमेंट है तो क्या करेंगे, ये आपका कोई भी सीरीज हो गई, फिर माइनस मीन डिवाइड बाई एन। तो अगर आपको पता है, हमने किया था जब अज्यूम्ड मीन किया था प्रीवियस वीडियो में, हमें पता है कि अगर कोई भी डेविएशन जो कोई भी डेविएशन अगर मीन से लिया गया है तो सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकली कर भी चुके हैं। यानी कि अज्यूम्ड मीन का डेविएशन हमेशा ही 0 के इक्वलेंट होता है, तो 0 डिवाइड बाई n तो 0 आएगा। तो सिंपल सा पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन या μ1 की वैल्यू कितनी है, तो 0। ठीक है, μ1 की वैल्यू कितनी, 0। तो सेकंड मूवमेंट का यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कितने भी कर लो आप आगे, सेकंड मूवमेंट को अगर आप सोल्व करोगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, थर्ड मूवमेंट का फॉर्मूला ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ, आप कितने भी निकाल सकते हो। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ वो 2 ही है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बोल लो, कैसे बोलिए, यानी कि मूवमेंट अबाउट मीन में आपको जो याद रखना है फर्स्ट म्यू और सेकंड म्यू। अब बात आती है जी, ये तो था हमने मीन के बारे में पढ़ा। अब बात आती है जी अज्यूम्ड मीन के बारे में। तो जहां पर मीन फ्रैक्शन में आता है वहां पर हम मीन का यूज न कर किसका यूज करते हैं, अज्यूम्ड मीन का यूज हम करते हैं। अज्यूम्ड मीन को आर्बिट्रेरी ओरिजिन भी बोलते हैं, इसको भी ग्रीक सिंबल या लेटर से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं म्यू डैश। क्या बोलते हैं, म्यू डैश। इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू अगर मैं निकालता हूं, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 ही मूवमेंट निकालेंगे, मूवमेंट 1, मूवमेंट 2, मूवमेंट 3, मूवमेंट 4। अगर हम 4 मूवमेंट निकालते हैं तो डेविएशन डैश निकाल देंगे, n और i का मतलब इंटरवल, और ये हम i इसलिए डिनोट करते हैं ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकें। इसके बाद मैं इसको रफ करता हूं, आगे का हम थोड़ी देर में करते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपना थर्ड पार्ट, मूवमेंट अबाउट जीरो एंड ओरिजिन। अब तक जो हमने किया था मूवमेंट के बारे में, वो हमने किया था मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन, और अब हमारे पास जो टॉपिक है मूवमेंट अबाउट जीरो।
मोमेंट अबाउट जीरो बोल लो या मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो आर डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, जिसको हम न्यू के नाम से बोलते हैं। किससे? वी यानी न्यू, इसको क्या बोलेंगे? न्यू के नाम से, ठीक है। फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो मीन्स कैसे निकालेंगे? V1 मीन को ही हम क्या बोलते हैं? आपका न्यू वन बोलते हैं। ऐसे न्यू 2, न्यू 3, न्यू 4 ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मोमेंट अबाउट जीरो। तो आपको जो याद करना है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। ये लाइन एज इट इज या स्टेटमेंट पेपर में पूछी जा चुकी है। मूवमेंट अबाउट जीरो को हम नॉन सेंट्रल मूवमेंट भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मूवमेंट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है जी मूवमेंट अबाउट मीन, दूसरा होता है मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन, और तीसरा होता है मूवमेंट अबाउट जीरो। या आप ये बोल लो कि एक होता है मूवमेंट, एक होता है सेंट्रल मूवमेंट और एक होता है नॉन सेंट्रल मूवमेंट। सेंट्रल मूवमेंट में तो आता है मूवमेंट अबाउट मीन, और नॉन सेंट्रल मूवमेंट में आते हैं मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन, ठीक है, या आर्बिट्रेज मीन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट अबाउट जीरो, दोनों, ठीक है। ये हमारा मूवमेंट का टॉपिक यहाँ तक था। अब बात आती है कि जी पूरे मूवमेंट में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट इज ऑलवेज जीरो। हमने पढ़ा था ना मूवमेंट अबाउट मीन, जो पहला पार्ट था इसका, ये हमारा थर्ड पार्ट है। जो हमारा पहला पार्ट था उसमें बोला था हमने क्या? μ1 इक्वल टू जीरो। क्यों जी? क्योंकि इसका जो हमने किया था सिग्मा x माइनस मीन डिवाइड बाय n, और ये क्या होता है? अज्यूम्ड मीन का डेविएशन हमेशा ही किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर, तो इसलिए जीरो के बराबर हो गया। लेकिन अभी हमने थर्ड में पढ़ा मूवमेंट अबाउट जीरो इज मीन क्या होता है? आपका μ1 मीन के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है सेकंड सेंट्रल मूवमेंट इंडिकेट वेरियांस। सेकंड सेंट्रल किसके बराबर आता है? μ2 वेरियांस के बराबर। ये सारे के सारे यानी कि ये वाली लाइन फर्स्ट और थर्ड हम मूवमेंट अबाउट मीन जो पहला था उसके अंदर पढ़ चुके हैं। फिर आता है जी सेकंड एंड थर्ड सेंट्रल मूवमेंट आर यूज टू मेजर स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के लिए क्या यूज करना पड़ता है? सेकंड और थर्ड, ठीक है। और कर्टोसिस के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? सेकंड एंड फोर्थ। ये आपको याद रखना है पेपर के लिए। क्या क्या? जिस स्क्यूनेस निकालने के लिए तो हमें सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, और कर्टोसिस निकालने के लिए सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। ये डिटेल में हम आगे भी बता देंगे आपको। अब बात आती है तो मूवमेंट के बारे में कौन कौन से 4 टॉपिक थे? पहला था कार्ल पियर्सन, स्क्यूनेस का मेजर करने के लिए उसके मेथड कौन से थे? कार्ल पियर्सन मेथड। दूसरा था बाउले मेथड, थर्ड था कैली मेथड, और फोर्थ था स्क्यूनेस निकालना मूवमेंट की हेल्प से। उसमें 3 पार्ट थे। कौन कौन सा? मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट अज्यूम्ड मीन और मूवमेंट अबाउट जीरो। फिर इसकी यूटिलिटी हमने कर ली। अब है सेपर्ड करेक्शन ऑफ ग्रुपिंग एरर। ग्रुपिंग एरर में क्या होता है? जब हम while calculating movement in case of grouped frequency distribution, जब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे मीन निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू। तो वी अज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसी आर कंसंट्रेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। ये हम मान के चलते हैं कब? जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालते हैं तब हम क्या मान के चलते हैं जी? क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है वहां पर सारी की सारी फ्रीक्वेंसी कंसंट्रेटेड या केंद्रित होती है। अब यही जो हम एरर, यहां पर यही एरर होता है। दिस अजम्पशन लीड टू सम एरर। ये जो अजम्पशन लेके चलते हैं इससे एरर उत्पन्न होता है, और इसी एरर को हम बोलते हैं ग्रुपिंग एरर। इस ग्रुपिंग एरर को कब? जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकालते हैं तो उसके अंदर जो ग्रुपिंग एरर आता है उसको ठीक किया किसने? सेपार्ड ने। तो इसके थ्रू इसने बोला है कि जो अनकोरेक्टेड मूवमेंट होते हैं, अनकोरेक्टेड मूवमेंट, उनको तो रो मूवमेंट या क्रूड ऑयल जैसे होता है ना, क्रूड मूवमेंट बोल देते हैं। और जो इसने कोरेक्ट आंसर दिया है, यानी कि हमारे पास क्या था? अनकोरेक्टेड μ2 μ4 है, क्योंकि μ2 और μ4 के थ्रू हम निकालते हैं। तो जो अनकोरेक्टेड था इसको ठीक करने के लिए सेपार्ड ने ये दिया है। इसके अकॉर्डिंग ये मानता है कि फर्स्ट और थर्ड में तो कोई करेक्शन की नीड नहीं है, कि उसमें गलती नहीं होती। सेकंड और फोर्थ में गलती होती है तो उसका इसने फॉर्मूला दे दिया। अनकोरेक्टेड है उसमें से हम क्या करते हैं? I² आपका 12।
आई का मतलब ये आता है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे 0 to 10, 10 to 20, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया 10 हो गया, तो यहां पर आई की वैल्यू कितनी होगी 10। तो ये फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये रीड आउट कर लेना। तो ये क्या था, याद रखना क्या, सेपार्ड करेक्शन ऑफ ग्रुपिंग एरर। ग्रुपिंग एरर को कौन किसने ठीक करने का फॉर्मूला किसने दिया था, तो आप बोलोगे सेपार्ड ने। किस किस को ठीक करने के बारे में बोला उसने, μ2 और μ4 को, μ फर्स्ट और μ3 को नहीं बोला है। इसके अलावा इसी के साथ अब तक जो अपना टॉपिक हम कर रहे हैं वो सारा का सारा मूवमेंट अबाउट मीन या ओरिजिन से रिलेटेड ही कर रहे हैं। इस सेपार्ड में इन दोनों के अलावा बीटा कोफिशिएंट मेजर, बीटा कोफिशिएंट बोलो या बीटा मेजर बोलो, गामा कोफिशिएंट बोलो या फिर गामा मेजर बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो बीटा 1 ये जो डिनोट करता है, बीटा 1 ये आपका स्क्यूनेस निकालने को डिनोट करता है, गामा 1 ये भी आपका स्क्यूनेस निकालने को डिनोट करता है। लेकिन बीटा 2 और गामा 2 इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, कर्टोसिस निकालते हैं। कर्टोसिस का मतलब क्या होता है कि भाई नॉर्म आपका जो कर्व है जो बन रहा है फ्रीक्वेंसी की हेल्प से, वो नॉर्मल से ज्यादा है कम है, उसको हम बोलते हैं कर्टोसिस, जो हमारा आगे टॉपिक भी हम करेंगे। तो बीटा 1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, μ3 का स्क्वायर μ2 का क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको यहां पर स्क्वायर है ना, अगर इसको हम इसको अंडर रूट करते हैं तो μ3 बच गया सिर्फ, और यहां पर क्या करेंगे, इसको 1/2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि इसका भी स्क्वायर रूट हो जाए। तो अगर b1 यानी कि बीटा 1 0 के बराबर है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपको ये याद रखना, पेपर में ऐसे पूछेगा या तो इसका फॉर्मूला या ये, इन तीनों में से ये कंडीशन दे देगा और फिर बोलेगा भाई ये बताइए अगर बीटा 1 स्क्वायर रूट ज्यादा है 0 से क्या होगा, तो आप बोलोगे जी पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, और वरना नेगेटिव स्क्यूनेस होती है। इसी प्रकार बीटा 2 इसका जो फॉर्मूला है वो है μ4 और μ2 का स्क्वायर। अब जैसे बीटा 1 का 0 से कंपैरिजन किया गया है, वैसे ही बीटा 2 का आपका 3 से कंपैरिजन किया गया है। अगर ये 3 के इक्वल है तो मॉडरेट पिक यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, और बीटा 2 3 से ज्यादा है तो आपका आप बोल सकते हो क्या, मोर पिक। मोर पिक का मतलब आपका होता है ज्यादा, भाई नॉर्मल से ज्यादा हाइट लेता है। और बीटा 2 अगर 3 से कम है तो ये लेस पिक यानी कि नॉर्मल से कम बनेगा, जो हम आगे कर्टोसिस में पढ़ेंगे। ये आपका लेपोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक, प्लेटोक्रेटिक, ये तो सिंपल थोड़ा सा वैसे दे रखा है, हो जाएगा ना याद। तो यहां पर क्या करना है, बीटा 1 और गामा 1 दोनों स्क्यूनेस निकालने के, मूवमेंट की हेल्प से स्क्यूनेस निकालने में हेल्प करते हैं, और बीटा 2 और गामा 2 दोनों मूवमेंट की हेल्प से कर्टोसिस निकालने में आपको हेल्प करते हैं। तो याद क्या करना है, बात हम करें स्क्यूनेस की, तो अगर बीटा 1 अंडर द रूट 0 के इक्विवेलेंट है तो सिमेट्रिक, 3 के इक्विवेलेंट है तो भी सिमेट्रिक, और आपका बीटा 1 स्क्वायर रूट 0 से ज्यादा है या फिर 3 से ज्यादा है तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव, ठीक है। देखिए ये जो स्क्यूनेस को डिनोट कर रहा है बीटा 1, तो इसलिए यहां पर सिमेट्रिक या नॉन स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड, और ये कर्टोसिस को डिनोट कर रहा है, इसलिए आपका आप बोल सकते हो कि मोर, लेस या मॉडरेट, ठीक है। इसी प्रकार गामा, सिंपल बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही। ये लास्ट में मैंने लिख भी दिया क्या, बीटा 1 एंड गामा 1 किसको मेजर करने में हेल्प करता है, स्क्यूनेस को, और बीटा 2 और गामा 2 किसको हेल्प करता है, कर्टोसिस निकालने में। किसकी हेल्प से, मूवमेंट में अगर हम बीटा 2 और गामा 2 का प्रयोग करते हैं तो हम कर्टोसिस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा जितना भी अब तक हमने किया, 4 मेथड किए थे, कौन कौन से जी, पहला हमने किया है कार्ल पियर्सन मेथड, सेकंड हमने किया था बाउले मेथड, थर्ड हमने किया था केली मेथड, और फोर्थ हमने किया था मूवमेंट की हेल्प से स्क्यूनेस निकालना। तो मूवमेंट में 3 पार्ट्स पढ़े थे, मूवमेंट अबाउट आपका मीन, अज्यूम्ड मीन 0, उसके बाद इसकी यूटिलिटी, फिर सेपार्ड ने ग्रुपिंग एरर को ठीक करने के फॉर्मूले दिए हैं, फिर ये बीटा और गामा की हेल्प से भी हम स्क्यूनेस निकाल सकते हैं और कर्टोसिस भी निकाल सकते हैं। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक कर्टोसिस के बारे में होता है। यहां से बार बार अगर मैं बोल रहा हूं कि बीटा 2 और गामा 2 कर्टोसिस में हेल्प करते, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कर्टोसिस होता क्या है। तो देखिए कर्टोसिस ग्रुप आपका ग्रीक वर्ड है जिसको बेल्जिनस बोलते हैं, इसका मतलब उभार, मतलब कि आप ये बोल सकते हो भी कितनी हाइट है उसकी, ऐसे हाइट कम है ज्यादा है, ऐसे भी हाइट कितनी है ये हमें पता चलता है। तो ग्रीक वर्ड है ये भी। ये क्या हेल्प करता है, स्टडी अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ आइटम एट सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू का मतलब हो गया जी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ आइटम एट सेंट्रल वैल्यू, ये हमें बताता है भाई सेंट्रल वैल्यू पे कितना है। इट टेल अस डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड पीकनेस, फ्लैटनेस का मतलब ऐसे और पीकनेस का मतलब आपकी कितनी है, ये सारे डिनोट करेगा, ठीक है। पीकनेस, फ्लैटनेस एंड पीकनेस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी करो इन कंपैरिजन टू नॉर्मल, ये आपका क्या है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से कम है तो कितना कम है वो सारा बताता है इसमें। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके टाइप दे रखे हैं या इसकी पीकनेस दे रखी है। कर्टोसिस का मतलब होता है उभार, इसकी पीक कितनी हाइट ज्यादा है या कम है। कार्ल पियर्सन ने 1905 यानी कि 1905 में 3 पैटर्न इंट्रोड्यूस किए हैं पीकनेस के। पहला आता है जी आपका लेप्टोक्रेटिक, मेसोक्रेटिक और प्लेटोक्रेटिक, इसको हम LMP भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसको देखिए, लेप्टोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इफ एन करो इज हैविंग मोर पीक देन नॉर्मल करो, ये मॉडरेट वाला है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल पीक, लिख भी दिया है मैंने, नॉर्मल पीक बोल लो या नॉर्मल करो बोल लो, ठीक है। तो बीच वाला है जो M का मतलब मेसोक्रेटिक, जिसमें नॉर्मल पीक होती है या नॉर्मल करो के इक्विवेलेंट होता है। प्लेटोक्रेटिक का मतलब होता है नॉर्मल करो से फ्लैट होता है। देखिए नॉर्मल करो ये है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इसको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये नॉर्मल करो है, क्या है ये, नॉर्मल करो है। नॉर्मल करो से ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब लेप्टोक्रेटिक, और नॉर्मल करो से कम बन रहा है इसका मतलब प्लेटोक्रेटिक। प्लेटो का मतलब प्लेट की तरह ही चपटा, ठीक है, तो ये मोर फ्लैट होता है। अब बात आती है जी, हमें ये पता चल गया कि कर्टोसिस होता क्या है, फिर ये इसने पैटर्न किसने दिए थे, कार्ल पियर्सन ने दिए थे। अब इसके मेथड्स क्या है, इसके मेजर कैसे कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, तो गिवन बाय कार्ल पियर्सन, और कार्ल पियर्सन ने किसकी हेल्प से कर्टोसिस निकाला है, आपका β2 और γ2 की हेल्प से, जो हम यहां पर बात कर रहे थे, β2 और γ2 की हेल्प से। तो β2 का फॉर्मूला क्या होता है, μ4 μ2 का 2, और γ2 का फॉर्मूला क्या होता है, β2 - 3, ये इसका फॉर्मूला है जी आपका, ठीक है। अब बात आती है जी इसका कंपैरिजन करते हैं हम, वही बीटा का कंपैरिजन। देखिए यहां पर अगर हमें स्क्यूनेस निकालना है तो β1 अंडर द रूट को 0 से कंपैरिजन करते हैं और γ1 को 0 से, यानी कि स्क्यूनेस में तो हम 0 से कंपैरिजन करते हैं और कर्टोसिस में हम 3 से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर आता है इसमें, अगर β2 3 के बराबर या γ2 0 के बराबर है तो नॉर्मल करो, और 3 से ज्यादा है तो लेप्टोक्रेटिक वरना प्लेटोक्रेटिक। तो ये एक आपका सिंपल सा टॉपिक था कि स्क्यूनेस के रिगार्डिंग क्या क्या होता है। तो इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपका या तो आता है मूवमेंट से या फिर कार्ल पियर्सन से ही पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हमने किया था। अब तक जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं मैथमेटिकल एवरेज में मीन, मीडियन, मोड। इसके बाद हम कर चुके हैं मीन, मीडियन, मोड के बाद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। इसके बाद हमने पढ़ा था डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के 6 मेथड कौन कौन से थे, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, आपका क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद हमने पढ़ा क्वार्टाइल डेविएशन के बाद मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमने पढ़ा था लॉरेंज कर्व। तो ये हम फिर इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये हमने कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े। अब पढ़े थे हमने स्क्यूनेस, इसमें 4 थे, कौन कौन से थे आपका, कार्ल पियर्सन, बाउले मेथड, कैली मेथड और मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट अबाउट, ये आपका मीन और अज्यूम्ड मीन और जीरो, इसके हेल्प से, यानी कि मूवमेंट की हेल्प से स्क्यूनेस निकालना। तो अपने 3 टॉपिक हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मीन वाला हो गया, मीन मीडियन मोड, एक हमने कर लिया फिर कौन सा, स्क्यूनेस वाला, डिस्पर्जन वाला, मूवमेंट वाला और कर्टोसिस वाला। तो आपको ये सारे वीडियो जो पिछले प्रीवियस है या ये हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन व क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन आया है कि 21 से शायद ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो जाए, तो हमारी ऑफलाइन में एकेडमी भी है ग्रीन स्क्वायर मार्केट हिसार में, SCF 107 सेकंड फ्लोर, ग्रीन स्क्वायर मार्केट हिसार। तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह है। अगर आप लोकल एरिया में रहते हैं, कुछ वीडियो के रिगार्डिंग आपको लगता है कि सर ये कैसे आया, कुछ पूछ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। थैंक यू।